1789 में फ्रांस में एक ऐसी घटना घटी जिसने सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और पूरी दुनिया को बदल दिया। इस घटना को हम कहते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उस समय फ्रेंच में एब्सोल्यूट मोनार्ची चलती थी जिसमें सिर्फ किंग का कहना ही सब कुछ होता था। किंग लुइस 16 फ्रांस के राजा थे। उनकी शादी ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से हुई थी। फ्रांस में 3 स्टेट्स थे। पहला स्टेट था क्लर्जी का यानी चर्च के लोगों का। सेकंड स्टेट था नोबिलिटी यानी राजा के रिश्तेदार और बड़े जमींदारों का। उसके बाद थर्ड स्टेट में थे कॉमन पीपल जैसे कि किसान, मजदूर, मिडिल क्लास। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास सारी फैसिलिटीज थी, टैक्स नहीं देना था, लैंड ज्यादा थी और पावर भी बहुत था। जबकि थर्ड स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी लेकिन उन्हीं लोगों से सारा टैक्स वसूला जाता था। उसके बाद आता है इकोनॉमिक क्राइसिस का आना। फ्रांस ने अमेरिका की इंडिपेंडेंसी वॉर में मदद की थी जिससे फ्रांस का खजाना खाली हो गया था। ऊपर से लेविश लाइफस्टाइल, महंगाई, बारिश और सूखा, इन सभी चीजों का फसलों पर बहुत असर पड़ा और धीरे धीरे सारी फसल खराब हो गई। लोगों के पास रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे। जब लुइस 16 ने नया टैक्स लगाने की बात की तो थर्ड स्टेट ने अपोज किया और स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। ये 175 साल के बाद बुलाई गई थी। उसके बाद होता है नेशनल असेंबली का गठन। 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग वर्सेलिस में हुई। फर्स्ट और सेकंड स्टेट चाहते थे कि वोट स्टेट वाइज हो लेकिन थर्ड स्टेट चाहता था कि वोट हेड काउंट के बेसिस पर हो। जब थर्ड स्टेट वालों की बात नहीं मानी गई तो थर्ड स्टेट ने अपना अलग ग्रुप बना लिया जिसका नाम था नेशनल असेंबली, जिसका लीडरशिप किया गया मिराबियो और एबी साइयाज ने। 17 जून 1789 को यह अनाउंस किया गया कि नेशनल असेंबली फ्रांस के लोगों का सही रिप्रेजेंटेटिव है। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कसम खा ली जिसे कहा गया टेनिस कोर्ट ओथ। उसके बाद आता है बेस्टिल का गिरना 14 जुलाई 1789 में। उस समय लोगों के अंदर गुस्सा इतना बढ़ गया कि 14 जुलाई को उन्होंने बेस्टिल प्रिजन पर हमला बोल दिया। बेस्टिल एक ऐसा जेल था जहां पॉलिटिकल प्रिजनर को रखा जाता था। ये राजा की अथॉरिटी का सिंबल था। इस घटना के बाद रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। इस दिन को आज भी फ्रांस में नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आता है पीजेंट की बगावत। उसके बाद गोवा के लोग भी उठे। उन्होंने मैनोर के घर सारे जला दिए यानी जमींदारों के घर, टैक्स रिकॉर्ड जला दिए। उसके बाद उनको लगने लगा कि उनके ऊपर होने वाला अत्याचार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उसके बाद आता है नया संविधान और ह्यूमन राइट्स। अगस्त 1789 में नेशनल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन पास किया। ये कहा गया कि सब लोग जन्म से ही फ्री हैं। हर किसी को स्पीच, इक्वालिटी, रिलीजन, इन सभी की फ्रीडम मिलेगी। गवर्नमेंट लोगों की इच्छा से चलेगी। 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें किंग की पावर लिमिट कर दी गई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं थी। उसके बाद आता है वुमेन्स का आंदोलन। ओराइटिन भी इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनी। उन्होंने भी इक्वल राइट्स की डिमांड की। उन्होंने मार्च किया वर्सेलिस तक रोटी और इक्वल राइट्स के लिए, पर उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। आखिर में 1791 में एक वुमेन राइट डिक्लेरेशन लिखा गया जिसका नाम था ओलंपी डी गाओगेस, पर इसके बाद उनको राजद्रोह के लिए फांसी दी गई। उसके बाद आता है चर्च रिफॉर्म्स। चर्च की पावर भी बहुत लिमिट कर दी गई। चर्च की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंडर ले ली गई। प्रीट्स के इलेक्शन भी लोग करते थे। किंग लुइस 16 भागकर ऑस्ट्रिया जाना चाहता था पर पकड़ा गया। उन पर राजद्रोह का केस चला और 21 जनवरी 1793 को उनका सर काट दिया गया गिलोटिन से। अब फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था। उसके बाद आता है रूबेस्पियर का रीजन ऑफ टेरर। 1793 से 94 के बीच में एक लीडर आया, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, जिसका रूल रीजन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। उसने हर उस आदमी को फांसी दी जिसे वो रिवॉल्यूशन का विरोधी मानता था, इवन फ्रेंड्स एंड कॉमन पीपल टू। लेकिन 1794 में लोगों ने रूबेस्पियर को ही गिराकर उसके सर को काट दिया। 1795 में एक नई सरकार बनी जिसका नाम था डायरेक्टरी, जिसमें 5 मेंबर्स थे पर ये करप्ट और अनस्टेबल थे। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड हिटलर। क्लास 9th का ये चैप्टर था। हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लिया है। और अगर इस वीडियो के थ्रू आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक करके ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।